Hello students, this is Priyanka Agrawal and today we are going to start a new chapter which is electric capacitance. This is the last chapter of electrostatics unit. स्थिर वैद्युतिकी जो हमारी यूनिट चल रही थी उसका ये लास्ट चैप्टर है, विद्युत धारिता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस में जो कैपेसिटेंस वर्ड आया है ना, जिसे हम बोलते हैं धारिता, इस कैपेसिटेंस वर्ड को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक पॉइंट समझने होंगे, है ना। तो जब तक हम बेसिक पॉइंट्स नहीं समझेंगे हम कैपेसिटेंस वर्ड का मतलब नहीं समझ पाएंगे। तो जो बेसिक पॉइंट्स है वो क्या है, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी कैन डिवाइड द मटेरियल्स फाउंड इन नेचर इन टू ग्रुप्स। जो हमारे पास प्रकृति में जितने भी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, या हम बोल सकते हैं जितने भी प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, उन्हें हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में मुख्यतः बांटते हैं। और वे दो भाग कौन कौन से हैं? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। हम सभी जानते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को। एक बार वापस से इनकी डिफाइन देखते हैं। सो कंडक्टर्स चालक क्या होते हैं? द मटीरियल्स इन विच द इलेक्ट्रिक करंट flows from one place to another easily are called conducting materials। क्या होता है इसमें? वे पदार्थ जिनमें आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह के लिए क्या किया जाता है? इजीली प्रवाह किया जाता है या प्रवाह के लिए उपयोग में लिया जाता है। क्या कहलाते हैं? हमारे चालक कहलाते हैं, कंडक्टर्स कहला सकते हैं, या हम इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं वे पदार्थ जिनके द्वारा क्या होता है? करंट का फ्लो होता है, या हम बोल सकते हैं आवेशों का प्रवाह होगा। तो कौन कौन से हैं एग्जाम्पल? सिल्वर चांदी, कॉपर तांबा, एल्यूमिनियम आयरन लोहा, ह्यूमन बॉडी मनुष्य का शरीर, और ऐसी बहुत सारे तत्व है जो हमारे क्या होते हैं? चालक होते हैं। ठीक है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सबसे अच्छा जो चालक होता है वो कौन सा होता है? सिल्वर होता है, चांदी। ठीक है। अब जब आप प्रैक्टिकल्स करोगे लैब में, तो लैब में प्रैक्टिकल में आपने 11th क्लास में देखा भी होगा कि दो इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, जो दो बैटरीज होती है या कुछ भी होता है, उनको हम आपस में कनेक्ट करते हैं वायर से। ठीक है। तो अब जो वो वायर्स होते हैं जिनके कारण से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं। तो उनमें सबसे बेस्ट वायर कौन सा रहता है? चांदी का। ठीक है। बट चांदी का वायर थोड़ा कॉस्टली होता है, तो हम चांदी की जगह कौन सी वायर यूज लेते हैं? कॉपर वायर यूज लेते हैं। बाकी सबसे बेस्ट वायर कौन सा होता है? चांदी का, क्योंकि ये सबसे अच्छा क्या है? कंडक्टर है। सेकेंड है हमारे पास इंसुलेटर्स, जिसको आप नॉन कंडक्टर्स भी बोल सकते हो। सो इंसुलेटर्स क्या होते हैं? द मटेरियल्स इन विच द इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटिंग मटेरियल्स और इंसुलेटर्स। नॉर्मल है बिल्कुल, वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह नहीं हो सकता है क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाएंगे, विद्युत रोधी कहलाएंगे, या फिर हम इसको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स भी हम इनको बोल सकते हैं। परावैद्युत पदार्थ, ये भी हम इनको क्या बोल सकते हैं? और इनमें एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? ग्लास, कांच, प्लास्टिक, रबर, एबोनाइट। ये सारे क्या है? वे पदार्थ है जिनमें आवेशों का प्रवाह नहीं होता है। तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज थी जो आप लोग जानते भी थे। अब इसके बाद में आता है हमारे पास फ्री एंड बाउंड चार्जेस। तो फ्री एंड बाउंड चार्जेस क्या होता है? देखो आपकी बुक में है ये, अच्छे से आप लोग वहां से नोट कर लेना, या नहीं करोगे तो भी बस एक बार समझ लो क्या होता है। देखो हमको पता है कि ईच मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। जितने भी प्रकार के पदार्थ होते हैं, हम द्रव्य होते हैं, वो हम किससे बने हुए मानते हैं? अणु परमाणुओं से बने हुए मानते हैं। और परमाणु किनसे मिलकर बनते हैं? इलेक्ट्रॉन से। हमें पता है इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है ना। ये नाभिक है और इसके चारों तरफ ये क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। यही करेगा ना, राउंड करेगा इसके चारों तरफ। ओके। अब क्या होता है? देखो दो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास में, एक तो फ्री और एक है बाउंड। तो हमें पता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो हमें पता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग क्लासेस होती है, अलग अलग कक्षाओं में विभक्त होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के क्या होगा? बहुत ज्यादा पास में होगा। जब क्या होगा? बहुत ज्यादा
पास में होगा, तो जब पास होगा, नजदीक होगा, तब यहाँ पर अट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। समझना, ये हमारा न्यूक्लियस है ना, और ये यहाँ पर हमारा आ रहा है इलेक्ट्रॉन, इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। इनकी बीच की दूरी बिल्कुल कम है, इनकी बीच की दूरी क्या है, बिल्कुल कम है। अब जो ये बिल्कुल थोड़ी सी दूरी है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। स्ट्रांग होने से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, बाउंडेड रहते हैं, बद्ध रहते हैं। क्या रहते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन हम इसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा बाउंडेड रहते हैं, ये आसानी से निकलते नहीं है। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन इन दी इंटरनल शेल्स, जो इंटरनली होते हैं इसके अंदर, तो इंटरनली शेल्स या हम बोल सकते हैं नियर दी न्यूक्लियस, नियर दी न्यूक्लियस हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। क्या होता है उनके पास में, प्रबल आकर्षण बल होता है। ठीक है, इसके कारण से क्या होते हैं, ये जल्दी बाहर नहीं निकल पाते हैं या टूटते नहीं है, इसे हम बोलते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जस्ट इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो सपोज बहुत दूर है ना, ये दूर कक्षा में चक्कर लगा रहा, अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो ये इसके आउटर शेल में चला जाएगा। कहाँ जाएगा, आउटर शेल में। तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर स्थित हो, है ना, दूर स्थित चक्कर लगा रहा हो, तब इनके अंदर जो अट्रैक्शन होता है वो अट्रैक्शन क्या पड़ जाता है, वीक पड़ जाता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा, जो उसका अट्रैक्शन लेवल होगा वो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। सो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इजी वे में बाहर निकल जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या हम बोल सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन इन दी आउटर मोस्ट शेल, है ना, जो बाहर की तरफ है, हैव वीक अट्रैक्शन फोर्स एंड दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो आई थिंक आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बाउंड इलेक्ट्रॉन्स में समझ आया होगा डिफरेंस, कि जो अगर न्यूक्लियस के पास में है तो मतलब वो हो जाएगा, उसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा और वो हो जाएंगे बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, और जो दूर होगा वो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं या बुक से देख के भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद देखो, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, परावैद्युत पदार्थ। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट बट शोज द इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स वे पदार्थ जो स्वयं अचालक होते हुए भी, है ना, अचालक होते हुए चालन के बिना क्या दर्शाते हैं, विद्युत प्रभाव को दर्शाते हैं। मतलब ये खुद से कंडक्ट नहीं होते हैं, खुद से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंडक्ट नहीं करते हैं, बट जब बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इन पे लगाते हैं, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब इनके पास आता है तो ये क्या कंडक्ट करते हैं, या किसमें ट्रांसमिट होते हैं, कंडक्टर्स में ये ट्रांसमिट हो जाते हैं, जैसे कि एबोनाइट, ऑयल, पेपर। अब देखो, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमने पहले इंसुलेटर्स में भी बोला था कि इंसुलेटर्स भी क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं। तो इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में डिफरेंस क्या हो गया, तो देखो, इंसुलेटर्स जो होते हैं, ये इंसुलेटर्स, और ये हमारे पास हो गया है डाइलेक्ट्रिक। इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक जो होता है ना, इसमें इंसुलेटर से एक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। ध्यान से समझना, जो डाइलेक्ट्रिक होता है इसमें इंसुलेटर से एक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम रहती है, और जो एक प्रॉपर्टी ज्यादा है वो कौन सी है, इसमें होता है हमारे पास में ट्रांसमिट इफेक्ट। क्या होता है, ट्रांसमिट इफेक्ट, या हम बोल सकते हैं ट्रांसमिट करंट इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ट्रांसमिट इफेक्ट क्या होगा, ये हमारा खुद से तो कंडक्ट नहीं होता है, बट जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मिलेगा तो ये क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये हमारा डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर के बीच का क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा आपके माइंड में कि क्या सारे इंसुलेटर्स डाइलेक्ट्रिक है, या क्या सारे डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स है। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आ जाता है। तो क्या होता है, देखो, सभी जो इंसुलेटर्स होते हैं ना, सभी जो इंसुलेटर्स होते हैं, ये सारे ही क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक होते हैं, क्योंकि इनकी सारी प्रॉपर्टी डाइलेक्ट्रिक के अंदर होती है। बट जो सारे डाइलेक्ट्रिक है वो इंसुलेटर्स नहीं हो सकते, सारे डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा होती है। तो आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया, इंसुलेटर सारे डाइलेक्ट्रिक होते हैं, बट डाइलेक्ट्रिक सारे इंसुलेटर्स नहीं हो सकते हैं। ओके,
इट इज ऑफ टू टाइप्स। जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है ये टू टाइप से है हमारे पास। फर्स्ट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ध्रुवी परावैद्युत। सो देखो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में होता है दीज आर दी डाइलेक्ट्रिक्स इन विच सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कॉन्साइड बिकॉज ऑफ असिमेट्रिक शेप ऑफ मॉलिक्यूल। क्या होता है? ऐसा परावैद्युत जिसमें परमाणु या अणु में पॉजिटिव एंड नेगेटिव धनावेश और ऋणावेश के गुरुत्वीय केंद्र है ना, जो कॉन्साइड्स है मतलब गुरुत्वीय केंद्र क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। किसके कारण से? असममिति कारण से या असिमेट्रिक कारण से क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। HCl, H2O मतलब HCl का मॉलिक्यूल हो गया, H2O का मॉलिक्यूल हो गया। कैसे होगा? देखो हम इसकी संरचना समझते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे हमारे पास है HCl, तो हमने बोला है कि यहाँ पर जो हमारे शेप होता है वो क्या होता है? असिमेट्रिक होता है, असममित होता है। तो इसकी शेप बनाते हैं। HCl की अगर हम शेप की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से HCl की हमारे पास शेप आती है। ये होता है हमारा Cl का अणु और ये आ जाएगा H का। अब हमें पता है H क्या हो जाएगा हमारे पास में? पॉजिटिव, और Cl क्या हो जाएगा हमारे पास में? नेगेटिव। तो यहां तो हो जाएगा हमारा Cl जो क्या है? नेगेटिव। यहां है हमारा H जो क्या है? हमारा पॉजिटिव है। ये Cl का सेंटर पॉइंट, ये H का सेंटर पॉइंट। ठीक है। अब हमें पता है कि जो डायपोल मोमेंट होता है, सो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है ना। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसीलिए ये क्या है? डायपोल मोमेंट का भी जो प्रॉपर्टी है वो भी शो करता है ना। तो ये जो होती है हमारी, ये होती है पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स होती है। आपको समझ में आया होगा ना। असिमेट्री इसकी शेप है और इसके अंदर जैसे ये माइनस और प्लस है, इन दोनों के हमारे जो गुरुत्व केंद्र है वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं कि इनमें आवेशों के गुरुत्व केंद्र जो होते हैं वो अलग अलग होने के कारण, अलग अलग होने के कारण दोनों का जो सेंटर होता है या दोनों के जो केंद्र है के मध्य एक निश्चित दूरी होती है, या हम बोल सकते हैं कोई फिक्स डिस्टेंस होती है ना। इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है हमारी किसकी? इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन। ये डायरेक्शन जा रही है हमारी। तो इनके बीच में क्या है? हमको पता है अगर डायपोल मोमेंट होता है तो उनके बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होती है। तो यहां पर भी क्या है? कुछ ना कुछ डिस्टेंस होती है इसके बीच में। ठीक है। और जो सबसे इसका स्थायी होता है, सबसे अच्छा जो इसका द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो एक होता है जल के अणु का। किसका हो जाएगा? जल, वाटर का हमारे पास जो होता है स्थायी त्रिध्रुव आघूर्ण 6 × 10⁻28 कूलम × मीटर। ये होता है हमारा जल का स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण H2O का। तो H2O की भी हम जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं। अब देखो H2O का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें पता है कि H तो क्या हो जाएगा? इसमें पॉजिटिव को शो करेगा और O किसको शो करेगा? नेगेटिव को शो करेगा। सो कैसे शो करेगा? ये हमने H2O का लिया है। ये हमारे पास में एक आया है सर्किल, हम समझ सकते हैं, जरूरी नहीं है आप इसको मिक्सअप करो। ये हमारे पास सर्किल है जैसे हम सपोज करते हैं O का। ठीक है। यहां पर हमारे पास है H, यहां पर भी हमारे पास क्या है? H है। हमें पता है O क्या होगा? नेगेटिव, H क्या है? पॉजिटिव। चलो इतनी बात तो हमें पता है। ये O का सेंटर पॉइंट, H का सेंटर पॉइंट, इधर वाले H का सेंटर पॉइंट। अब देखो हमें ये पता है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अगर हम देखते हैं, है ना, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखने से क्या होगा? यहां हो जाएगा ये नेगेटिव से पॉजिटिव, ये डायरेक्शन आ जाएगी हमारी। तो ये हो जाएगा हमारा P1 है ना, जिसकी इधर डायरेक्शन आ रही है। ये हो जाएगा हमारे पास में नेगेटिव से पॉजिटिव P2। ठीक है। मतलब कि डायपोल मोमेंट P1 के लिए यहां पर डायरेक्शन भी आ रही है, मतलब बीच में कुछ डिस्टेंस है। इसके लिए भी डायरेक्शन आ रही है, मतलब कुछ डिस्टेंस है। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इनके बीच की डायरेक्शन का क्या होगा? तो पॉजिटिव पॉजिटिव जो है इनके बीच का जो सेंटर पॉइंट होगा वो कहाँ आएगा? दोनों का सेंटर, ये पॉजिटिव पॉजिटिव इसका भी इधर आएगा, इसका भी इधर आएगा, तो यही इसका सेंटर ऑफ पॉइंट होगा। और जो यहां पर आएगा नेगेटिव का, तो यहां पर ही वापस क्या हो जाएगा? इस टाइप में इसका आ जाएगा। तो यहां जो हमें डायपोल मोमेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? नेट डायपोल मोमेंट मिलेगा।
ओके, सो आ रहा है कुछ समझ में? ये हमारी पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की स्ट्रक्चर्स थी, जिसमें असिमेट्रिक इनका क्या होता है, शेप होता है, और इनके जो केंद्र होते हैं, जो सेंटर्स होते हैं या गुरुत्व केंद्र जो होते हैं, वो क्या होते हैं, इनके अलग अलग होते हैं और कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे होते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नॉन पोलर की। सो नॉन पोलर अध्रुवी परावैद्युत क्या होते हैं? These are the dielectrics in which center of positive charges coincides with the center of negative charges due to symmetric shapes. इनका रीजन क्या हो जाएगा? सममित संरचना या सममित आकार ऐसा परावैद्युत जिनमें परमाणु और अणुओं के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं, आवेश जो होते हैं, कि गुरुत्व केंद्र क्या होंगे, समान होंगे। पहले हमारे गुरुत्व केंद्र क्या थे, अलग अलग थे, अभी गुरुत्व केंद्र क्या होगा, समान होगा, और इनका जो डायपोल मोमेंट होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे एग्जांपल H2, N2, CO2, तो हम इसकी भी स्ट्रक्चर से देखते हैं। जैसे H2 है हमारे पास, है ना, तो देखो ये भी H, ये भी H हमें पता है प्लस, ये वाला H भी प्लस, ये इसका सेंटर पॉइंट, ये इसका सेंटर पॉइंट। अब दोनों प्लस का जो सेंटर पॉइंट होगा वो एक साथ में कहां पे आएगा, यहां आ जाएगा ना भाई, इसका भी यहां पर आएगा, इसका भी यहां पे, तो हमें कहां मिलेगा सेंटर पॉइंट, यहां मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, समान गुरुत्व केंद्र, मतलब दोनों का हमारे पास गुरुत्व केंद्र क्या आया है, समान आया है। तो यहां पर हमारा, अब देखो ये भी पॉजिटिव था और ये भी क्या था, पॉजिटिव था। सो पॉजिटिव पॉजिटिव तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। तो ये भी यहां जा रहा है, ये भी यहां जा रहा है, इनके बीच कुछ डिस्टेंस आ रही है क्या, नहीं आ रही, इनके बीच की कोई डिस्टेंस नहीं है। और अगर दो आवेशों के मध्य डिस्टेंस नहीं होती है तो क्या वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दर्शाता है, नहीं शो करता, नहीं दर्शाता है ना। तो यहां पर डायपोल मोमेंट हमारे पास में क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच की कोई भी डिस्टेंस नहीं है, दोनों चार्जेस क्या है, सेम है। ठीक है, इसको हम और अच्छा CO2 के एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखो वो कैसे, अगर CO2 है हमारे पास, है ना, CO2 है, इट मीन C पर क्या होगा, प्लस, और O पर क्या आएगा हमारे पास में, माइनस चार्ज। ओके, अब ये हमने बनाया है एक सर्किल हमने बना लिया है इसका C का, ठीक है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, सपोज ये इसका सेंटर पॉइंट है, और ये इसी से कनेक्टेड O, ये भी इसी से कनेक्टेड O, इस पर भी नेगेटिव है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, ये इसका सेंटर पॉइंट, ये इसका सेंटर पॉइंट। अब देखो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये भी नेगेटिव चार्ज। हमको पता है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। इट मीन्स दोनों जो O वाले से हमारे है कक्षक है, या O वाले जो हमारे हम कह सकते हैं एटम्स जो है, इन दोनों का सेंटर ऑफ पॉइंट कहां पे आएगा, C पर आएगा, और C का कहां पर होगा, ऑलरेडी C पर ही है। तो क्या होगा, यहां पर भी डायपोल मोमेंट हमारे पास में 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास में ये दोनों का जो हमारे पास में डिस्टेंस है वो क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है ना, दोनों का सेंटर पॉइंट बीच में और C का ऑलरेडी बीच में, तो डिस्टेंस तो आई नहीं चार्जेस के बीच की, तो इसलिए यहाँ का भी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हम बोल सकते हैं कि जो गुरुत्व केंद्र है वो क्या है, इनके समान है। तो ये हमारे पास था CO2 का, ये था हमारे पास में H2 का। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, पोलर पढ़ लिया था और नॉन पोलर पढ़ लिया था। इसके आगे हमारे पास आता है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। सो देखो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है हमारे पास में, दी phenomenon of converting a non-polar dielectric into polar dielectric by applying electric field is called dielectric polarization। क्या होता है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखो ये आपके पास में कोई भी एटम है, ओके, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। अब जो हमारे पास में नॉन पोलर होते हैं, तो नॉन पोलर में तो जो हमारे चार्जेस होते हैं इनके बीच में डिफरेंट डिस्टेंस होता है क्या, नहीं होता है। तो ये तो हो गया हमारा नॉन पोलर। और एक हम ले लेते हैं हमारा पोलर, इसके अंदर क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, और डायपोल मोमेंट है इसलिए इन दोनों के बीच का क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो ये क्या हो जाता है हमारा पोलर।
तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या करता है, नॉन पोलर को पोलर में क्या करता है, चेंज करता है। किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके। क्या अप्लाई करके, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे अप्लाई हो रहा है, हम ले लेते हैं कोई भी नॉन पोलर। तो हमने यहां पर कोई एक नॉन पोलर सब्सटेंस ले लिया है ना। अब नॉन पोलर लेने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको एक यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, या हम कह सकते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से पास आउट करते हैं। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसमें लगाया। ये हमारे पास में प्लस और ये चार्जेस क्या हो जाएंगे, माइनस, है ना। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, +2 माइनस होती है। अब देखो जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ तो क्या होगा, ये जो माइनस होगा ये इस प्लस से अट्रैक्ट होकर कहाँ जाएगा, बाहर, यहां जाएगा ना। ये वाला माइनस इस प्लस से अट्रैक्ट होके बाहर आ जाएगा, और ये वाला प्लस इस माइनस से अट्रैक्ट होके कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी ना। इन दोनों के बीच क्या हो जाएगी, अब डिस्टेंस हो जाएगी, और ये किस में चेंज हो जाएगा, नॉन पोलर से पोलर में चेंज हो जाएगा। तो यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट था डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का, जिसमें क्या होता है, नॉन पोलर किस में चेंज हो जाता है, पोलर में। और कैसे चेंज होगा, हम उस पर क्या अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम उस पर अप्लाई कर देते हैं। ओके।